हेलो गाइस, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आप लोग सुन रहे हैं मॉन्स्टर्स नॉटी वाइफ चैप्टर 11। सब हॉल में ही थे कि तभी एक जोरदार दहाड़ आवाज़ सुनाई दिया जो बहुत ज़्यादा भयानक था। उसे सुन के बड़े से बड़े लोगों को भी हार्ट अटैक आ जाए। वही आर्या ऐसे बैठा था जैसे उनकी इन सब में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो। सब डर से काँप रहे थे। तभी एक ब्लैक पैंथर जिसकी आंखें पीली थी और चेहरा बहुत ही खतरनाक और डरावना था, वो बहुत ही खूंखार नज़र से आ रहा था और वो आवाज़ भी उस ब्लैक पैंथर का था। आर्या अपनी ठंडी आवाज़ में बड़े ही भयानक तरीके से बोलता है, ब्लैकी कम हियर। जी हाँ, ब्लैकी कोई और नहीं बल्कि पैंथर ही है जिसे आर्या ने ब्लैकी नाम दिया है। वही आर्या की आवाज़ सुन के ब्लैकी उसके पास आ जाता है और अपना सर झुका लेता है, तो वही आर्या उसके सर को सहलाने लगता है। आर्या ब्लैकी का सर सहलाते हुए अपनी खतरनाक और ठंडी आवाज़ में ब्लैकी से बोला, ब्लैकी, तुम्हारे लेडी बॉस को इन दोनों ने परेशान किया, तो क्या सजा देना चाहते हो तुम इन दोनों को। वही ब्लैकी ने जैसी आर्या की बात सुनी तो उसने अपनी खूंखार नज़रों से उन दोनों को देखा जो अभी भी दर्द से तड़प रहे थे और उनके मुंह और आंखों से अभी भी खून निकल रहा था। उसने जैसे ही सुना कि उसकी लेडी बॉस यानी कि आई को इन दोनों ने अपमानित किया है, उसके अंदर उन दोनों को तड़प कर मरने की जुनून सवार हो गया जैसी। अगर एक तरफ ये कहा जाए कि ब्लैकी एक बार आर्या के साथ कुछ हो तो उसे बर्दाश्त कर सकता था, पर आई से जुड़ी छोटी से छोटी बात उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। अगर आई को थोड़ी सी समझता होता तो सच में आई के लिए हद से ज़्यादा पॉजिटिव था। अगर आर्या के बाद आई को लेकर कोई पॉजिटिव था तो वो ब्लैकी ही था। उसके बाद उसने अपनी कदम उन दोनों की तरफ बढ़ा दिया। तभी आर्या अपनी सनक भरी आवाज़ में कहता है, वैसे तो मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा खतरनाक मौत दे सकता था, वो भी खुद अपने हाथों से, लेकिन मेरा लिटिल बन्नी जिसे देखना नहीं चाहती है उससे मैं इस दुनिया में रहने का हक छीन लूँगा और मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता क्योंकि मेरी लिटिल बन्नी ने अपने करीबी लोगों को तुम दोनों को छूने से मना किया है, तो मैं कैसे तुम्हें छू सकता हूँ। पर ब्लैकी है ना, मेरे बाद तुम्हें बदतर से बदतर मौत देने में कोई कमी नहीं रखेगा। ब्लैकी प्रिंसिपल के पास जाकर उसे घूरता है क्योंकि उस लड़के ने आई को कुछ ज़्यादा नहीं बोला था, पर प्रिंसिपल ने तो सीधा आई के नाम से उसके घर पर फ़ोन किया था जो आर्या से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ब्लैकी पहले प्रिंसिपल के पैरों को अपने नुकीले दांतों से छीलने लगता है जिससे प्रिंसिपल की भयावह दर्द निकल जाती है। ऐसे ब्लैकी ने धीरे धीरे उस प्रिंसिपल के पूरे शरीर को छीलने कर दिया, पर उसे खाता नहीं है क्योंकि उसके लिए आई के खिलाफ जाने वालों को खाना संभव नहीं था। फिर वो उस लड़के के पास जाता है और उसके साथ वही करता है जो हाल उसने प्रिंसिपल के साथ किया था। इस समय वो दोनों लाशें देखने में बहुत घृणित लग रहा था। उन दोनों की बॉडी के मांस इधर उधर फैले हुए थे। अगर कोई सामान्य इंसान देख ले तो वो मर ही जाएगा, लेकिन वहाँ पर लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। ब्लैकी अपना काम करके आर्या के पास चला जाता है। तभी एक बॉडीगार्ड टॉप में पानी लाता है जिससे ब्लैकी अपना मुंह धुलता है। उसके बाद आर्या अपने साथ ब्लैकी को लेकर वहाँ से बेसमेंट चला जाता है। नीचे बेसमेंट में बहुत ज़्यादा उजाला था, जितना ऊपर काला था उतना ही उजाला बेसमेंट में था। वो दोनों एक कमरे के बाहर पहुँचते हैं। आर्या ने अपनी उंगलियों से स्किन किया, उसके बाद उस कमरे का दरवाज़ा खुल गया। वो कमरा बहुत ही ज़्यादा शानदार दिख रहा था। वहाँ हर एक जगह सिर्फ आई की तस्वीर रखी हुई थी। पैदा होने के एक दिन से लेकर अभी तक उसकी तस्वीर वहाँ पर थी। पूरा रूम ही आई के बचपन से पैदा होते हुए अभी तक का फोटो सब जगह लगे हुए थे। तभी आर्या की नज़र एक फ़ोटो पर चल जाता है जिसमें आई अपने चेहरे पर मास्क लगा हुई थी। उसके हाथों में ट्रॉफी थी और वो बाइक पे बैठी थी। उसकी हेजल हरी आंखें इस वक्त खुशी से झलक रही थी। देखने में उसका उम्र 14 साल या 15 साल होगा। उसे देखते हुए आर्या ने ब्लैकी से अपनी ठंडी आवाज़ में बोला, तुम्हें याद है ब्लैकी, तुम्हारे लेडी बॉस ने जब इंटरनेशनल बाइक रेसिंग में फर्स्ट प्राइज जीता था, वो भी 14 साल की एज में, तब वो कितना खुश हुई थी। कैसे वो सब घर वालों को बताने के लिए उछल उछल कर भाग कर घर गई थी। उसकी सफलता से तुम भी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। ब्लैकी ने आर्या की बात सुन के ऐसा दहाड़ा जैसे बोल रहा हो, हाँ तो क्यों ना हो, मेरी लेडी बॉस तो सबसे अच्छा है, तो मैं तो खुश हूँगा ही ना। उस कमरे में आई के हर तरह की तस्वीर थी। जैसे आर्या ने उसके पल पल की खबर रखी हुई थी, वो किसी साइको की तरह आई की फोटो को देख रहा था। आज तक उसने आई को हमेशा सुरक्षित रखा था। उसके लिए आई उसके ऊपर भी थी। आई के किसी भी शब्द को आज तक उसने खाली जाने नहीं दिया। वो सच में आई के लिए इतना जुनूनी था कि वो अपने आदमियों को ही आई के दोस्तों के रूप में उसके साथ रहने के लिए भेजा है। पर अगर आई को कोई देखता भी था
तो उसके साथ क्या हुआ, वो कहाँ गया, उसका कुछ पता नहीं चलता था। यहाँ तक कि आई जहाँ पर जाती थी, आर्या उस जगह को खरीद कर अपने आदमियों को वहाँ पर लगा देता था, जो सामान्य तरीके से लगता था, जिसका किसी को कोई शौक नहीं था। दूसरी तरफ राठौर भिला। दादाजी की बातें सुनकर आई बोलती है, दादाजी आप तो जानते ही है कि वो प्रिंसिपल कितने ज्यादा गिरा हुआ था। उसने ना जाने अब तक कितने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए मैंने उससे निकलवा दिया। फिर वो थोड़े गुस्से में बोलता है, वो तो मुझे कुछ समय उसे परेशान करना था, नहीं तो अब तक वो कहाँ होता उसे भी नहीं पता होता। वही उसके गुस्से से फुला हुआ मुंह इस समय उसके क्यूट और खतरनाक दोनों बना रहा था। तभी अजय अपनी गंभीर आवाज में पूछता है, क्यूटी क्या किया था उस प्रिंसिपल ने ऐसा, हमें भी बताओ, हम उसे इस धरती पर रहने नहीं देंगे। आही अपनी मनमोहक मुस्कान करते हुए बोलती है, नहीं भाई, उसकी जरूरत अब नहीं है। हाँ मैं बताती हूँ उसने क्या किया था। फ्लैशबैक। आई का एडमिशन सबसे बड़े जूनियर कॉलेज इंटरनेशनल AAR कॉलेज में हो गया था। इस कॉलेज का फुल फॉर्म किसी को नहीं पता था। ये कॉलेज आर्या का था और इस कॉलेज का फुल फॉर्म वही जानता था। वैसे तो ऐसे लास्ट टर्म में एडमिशन संभव नहीं था, पर मल्होत्रा परिवार पूरे वर्ल्ड में 2 नंबर पर आती थी, क्योंकि पहले राठौर परिवार आती थी, वो भी आर्या के कारण, क्योंकि राठौर इंडस्ट्री और मल्होत्रा कॉर्पोरेशन का स्टेटस समान था। पर आर्या के साथ जुड़ने के बाद वो पहले नंबर पर आ गई थी, क्योंकि आर्या ने 10 साल की उम्र में ही बिजनेस संभालना बहुत अच्छे से सीख लिया था। तब उसने खुद का स्टार्टअप किया था ताकि वो उस मुकाम पर जा सके कि लोग उसके सामने खड़े होने की भी करोड़ों बार सोचना पड़े। उसने अपने परिवार से एक भी पैसे की मदद नहीं ली थी। वो सच है कि आर्या में टैलेंट था कि उसने 2 साल में ही अपनी स्टार्टअप कंपनी को दुनिया के टॉप 5 कंपनी में से शामिल कर दिया था। तब वो मात्र 12 साल का था। उसने 1 साल के अंदर अपनी कंपनी को टॉप पे पहुंचा दिया था। उसकी कंपनी को हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। उसका एक टैलेंट देख उसके पिता ने उसे राठौर कंपनी का हेड बना दिया था, जिसके नाम भी AAR इंडस्ट्री था। तो ये रहा थोड़ी झलक आर्या की। आई का एडमिशन हो जाने के बाद उसे कॉलेज जाना था। उसके बारे में कॉलेज के किसी भी स्टाफ को नहीं पता था, यहाँ तक कि प्रिंसिपल को भी नहीं, क्योंकि आई अपनी ज़िंदगी अच्छे से एंजॉय करना चाहती थी, इसलिए उसने सबको मना कर दिया था। और यही सबसे बड़ी वजह थी प्रिंसिपल का आज इस दुनिया में ना होने का, क्योंकि अगर उसे पता होता कि आई मल्होत्रा परिवार की राजकुमारी है तो वो कभी भी आई के बारे में किसी से क्या खुद से भी नहीं कहता। आई का आज पहला दिन था। कॉलेज में वो अपने दोनों प्यारे भाई सिद्धार्थ और विकास के साथ कॉलेज के लिए निकल जाता है और पूरे रास्ते वो अपनी मजेदार बातें करते हुए जा रही थी, जिससे उसके दोनों भाई ठहाका मार के हंस रहे थे। सच में आई के आने के बाद मल्होत्रा परिवार में खुशियों की बाढ़ आ गई थी, इसलिए तो आई सबके लाडली थी। आई सबको उनकी जान से भी प्यारी थी। कॉलेज के कुछ ही दूर पहले कार रुकता है। सिद्धार्थ प्यार से आई के माथे पे किस करते हुए उससे बोलता है, बच्चा आप ध्यान रखना और कुछ समस्या हो तो अपने वॉच में ये रेड बटन क्लिक कर देना। विकास भी उसके माथे पर चूमते हुए बोलता है, हाँ बच्चा आप ध्यान रखना और कोई भी तुम्हें परेशान करे तो हमें बताना, क्योंकि तुम तो बहुत मासूम हो, भोली भाली और कितनी सीधी हो बच्चा। मुझे तो डर लगता है कि कोई तुम्हारा फायदा ना उठा ले। आई अपनी दोनों भाइयों को शांत करते हुए बोलती है, शांत रहो भैया, मैं अपना ध्यान रखूंगी, सब कुछ आप लोगों को बताऊंगी। खुश, अब मैं जाऊँ? वो दोनों सर हिलाते हुए एक बार फिर से उसके माथे पर किस करता है। उसके बाद आई कॉलेज के अंदर चली जाती है और वो दोनों ऑफिस से चले जाते हैं। आई कॉलेज के अंदर जाती है तो उसे कॉलेज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और मनमोहक लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो कॉलेज ना होकर कोई पैलेस जैसा हो। वो कॉलेज को खुशी से देखते हुए आगे बढ़ रही थी, तभी उसे कुछ लोगों की हंसने की आवाज़ आई। उसने उस दिशा में देखा तो पाया कुछ लड़के लड़कियां हंस रहे थे और उनके सामने एक डरी सहमी लड़की खड़ी थी। आई उस तरफ जाने लगी। उस ग्रुप में से एक लड़के ने सामने वाली लड़की का मजाक उड़ाते बोला, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है, अपने चेहरे नहीं देखा कभी आईने में, जो मुंह उठाकर इतने बड़े कॉलेज में आ गई। उसकी बातें सुनकर सब हंसने लगा, लेकिन आई को गुस्सा आता है क्योंकि उससे ये सहन नहीं हो रहा था। कोई किसी को बेवजह नीचा दिखाए, फिर वो चाहे जो हो। आई गुस्से में दंदनाते हुए उस डरी सहमी लड़की के आगे आता है और उस ग्रुप को देखने लगती है जो फालतू में एक निस्सहाय लड़की को परेशान कर रही थी। पर ये क्या, उसे देखते ही सब अपना सर झुका लेता है, यहाँ तक कि वो ग्रुप के लड़के और लड़कियां भी अपना सर झुका लेता है। आई को उनका रिएक्शन देखकर ज्यादा सदमा नहीं लगा,
क्योंकि वो जहाँ जाती थी लोग उसके आगे अपना सर झुका देते थे। ऐसा क्यों था उसे ये नहीं पता, लेकिन अब उसकी आदत हो गई थी तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब तो लोग उसे सर उठाकर देखे तो आई को अच्छा नहीं लगता। वो बोलते हैं ना, जिस माहौल में हम रहते हैं उसी में ढल जाते हैं। ऐसे ही कुछ आई के साथ हुआ। आई गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोलती है, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें सब कुछ आता है? उसके गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर वो ग्रुप के सारे लड़के डर जाती है, क्योंकि आई सच में बहुत ही गुस्से में लग रही थी। तभी एक जोरदार आवाज़ वहाँ गूंजती है, तुम हो कौन जो इस तरह से उससे बात कर रही हो? ये आवाज़ किसी और की नहीं, प्रिंसिपल की थी, जो ऐसे बच्चों को सपोर्ट करता था जो अमीर हो और बिगड़ी हुई हो, जिन्हें मासूम बच्चा और लोगों को परेशान करने में मजा आता है। क्योंकि प्रिंसिपल ऐसा सोचता था कि अगर अमीर लोग उसके कॉलेज में पढ़ेंगे तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इसलिए उसने ना जाने कितने होनहार बच्चे की जिंदगी खराब कर दी। लेकिन शायद अब ऐसा नहीं होगा। वही प्रिंसिपल को आई से ऐसी बात करते देख सब डर जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा डर तो उस ग्रुप को लग रहा था जिसके लिए वो प्रिंसिपल बोल रहा था। उनमें से एक लड़की ने डरते हुए कहा, सर प्लीज मैम को कुछ मत बोलिए। वो प्रिंसिपल तो जैसे किसी के सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपनी कठोर आवाज में आई के सामने आते हुए कहा, तुम फ्रेशर हो तो अपनी लिमिट में रहो, समझी? वो तुम्हारे सीनियर है, अगर किसी जूनियर को थोड़ा परेशान होना पड़े तो क्या हो गया? लेकिन आई समझ चुकी थी कि प्रिंसिपल कैसा है। वो चाहती तो उसी पल प्रिंसिपल को कब का लिपट देता, पर उसने उस प्रिंसिपल को थोड़ा मजा चखाना सोचा। उसके बाद वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई, जिसे देखकर वहाँ के स्टूडेंट राहत की सांस लेता है। पर प्रिंसिपल तो गुस्से में जैसे पागल हो गया। उसने आई को सबक सिखाने के लिए सोच लिया, पर उसे पता नहीं था कि आई उसकी जिंदगी नर्क बना देगी। उसने प्रिंसिपल की जीना मुश्किल कर दिया था। इन कुछ महीनों में ही वो प्रिंसिपल अब जल्दी किसी बच्चे को परेशान नहीं करता था। सारे स्टूडेंट को आर्या के आदमियों ने चेतावनी दी थी और हमेशा आई को स्कूल से लेके कॉलेज तक ऐसे ही होता आया। लेकिन वो शिक्षक और प्रिंसिपल को चेतावनी नहीं दी थी, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट लोगों को परेशान करते थे। इसलिए सारे स्टूडेंट आई के सामने सर झुका लेते थे। जो भी स्टूडेंट ने उस कॉलेज में एडमिशन लिया था उन सबको चेतावनी दी गई थी। फ्लैशबैक एंड। आई सब बातें बताते हुए बोलती है, इसलिए मैंने उसे आखिरी में निकाला ताकि मैं उसे जी भर के परेशान कर सकूं। इतना बोल आई फिर बोलती है, अच्छा अब मैं चलती हूँ, घर पर सब इंतजार कर रही होगी। इतना बोल वो खड़ी हो जाती है जाने के लिए। तभी आभाई बोलते हैं, चलो क्यूटी पाई तुम्हें छोड़ देती हूँ। मल्होत्रा हाउस और राठौर विला आसपास आजू बाजू था। दूसरी तरफ एक अंधेरी कमरा, वहाँ हर जगह अंधेरा था, बस एक जगह को छोड़कर, और वो जगह पे एक फोटो फ्रेम था जिस पे क्रॉस मार्किंग हुई थी। वो फोटो किसी हैंडसम लड़के की थी। उसके सामने एक लड़का खड़ा हुआ था और अपनी ठंडी खतरनाक आवाज में कहता है, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, तुम्हारा वजूद ही मिटा दूंगा, तुम्हारे सबसे पसंदीदा चीज को भी तुमसे छीन लूंगा, मैं तुम्हें तरपा तरपा के मारूंगा कि तुम्हारी रूह कांप उठेगी। इतना बोल उस लड़के की मुट्ठी कस गई। एआर इंडस्ट्री 100 मंजिल वाला बिल्डिंग थी। देखने में किसी 7 स्टार होटल से भी कम नहीं लग रहा था। वो 100 मंजिला की बिल्डिंग देखने में इतना विशाल था कि देखने वाले बस देखते रह जाए। उसकी बनावट भी शानदार थी। वो पूरे कांच की बिल्डिंग थी, लेकिन यहाँ एक भी कर्मचारी फीमेल नहीं था, सब मेल ही थे। इतनी बड़ी कंपनी में केवल पुरुष कर्मचारी काम करते थे, क्योंकि जिसकी कंपनी थी उसे महिला लोगों से नफरत थी। सिर्फ एक को छोड़कर बिल्डिंग जितनी बाहर से शानदार थी उतनी अंदर से भी शानदार थी। एक कंपनी आर्या की थी जिसने खुद के बलबूते पे बनाया था। उसने अपनी सारी कंपनी, स्कूल, कॉलेज जिसने भी विभाग थे, उसने उस सभी का एक ही नाम रखा था। वैसे तो उसके बहुत सारे ऐसे राज थे जिसे कोई भी नहीं जानता था। बहुत ही कम लोग ही ऐसे थे जो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता था। 50वीं मंजिल पर सिर्फ 2 ही केविन थे, बाकी वहाँ पर किसी का ना तो डेस्क था और ना ही केविन। तभी एक केविन का दरवाजा धर्म की आवाज के साथ खुलती है, जिसे सुन के केविन के अंदर बैठे शख्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपने भाविन चेहरे से किसी रोबोट की तरह कीबोर्ड पर फ्लैश की स्पीड से टाइपिंग कर रहा था। लेकिन उसका ये बर्ताव देख जिसने केविन का दरवाजा खोला था उसका मुंह बन जाता है। वो गुस्से में दंदनाते हुए लैपटॉप पर टाइपिंग कर रखे शख्स के सामने आकर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुझे मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? लेकिन उसका चिल्लाना तो व्यर्थ हो गया था, क्योंकि सामने वाले को जैसे कोई सुनाई नहीं दे रहा था, जैसे वो सच में एक सुंदर रोबोट हो जो सिर्फ जितना प्रोग्रामिंग किया जाता है उतना ही सुनता है। ये कोई और नहीं, आर्या सिंह राठौरी था।
जो इस समय काम करते हुए बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, हॉट और आकर्षित लग रहा था। उसका चेहरा भाविन और आंख ठंडी थी, पर फिर भी वो किसी मॉडल की तरह बहुत ही आकर्षक और मनमोहक लग रहा था। और जो उसके केबिन में बिन बुलाए मेहमान की तरह आया था, ये कोई और नहीं, आर्या के सबसे अच्छा दोस्त था, जो उन लोगों में आता था जो आर्या के राज के बारे में जानता था। इनका नाम ईशान सिंघानिया है। ये सिंघानिया इंडस्ट्री के एक लौते वारिस है। सिंघानिया इंडस्ट्री भी वर्ल्ड में टॉप पर आते थे। ये भी बहुत टैलेंटेड और हैंडसम हैंक है। वो बहुत ही स्मार्ट है और हैंडसम दिखता है। इनके पीछे भी लड़कियां पागल रहती है, पर ये उनको कोई भाव नहीं देता। ईशान थोड़ा चुलबुल टाइप का है। पता नहीं आर्या और ईशान की दोस्ती कैसे हो गई। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, पर कहते हैं ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट करता है। यही कुछ समझ लो। ईशान आर्या के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए मजाकिया ढंग में कहता है, वैसे यार लिटिल बन्नी। उसने इतना ही कहा था कि तभी कुछ टूटने की जोरदार आवाज उस शांत केबिन में गूंज जाती है। वहाँ का हवा खतरनाक और दम घुटने वाला हो गया था। ईशान का तो सांस लेना भी भारी पड़ गया था। उसे अचानक एकाएक बहुत ही ठंडी लगती है। तभी उसने अपने सिर उठाकर सामने देखा तो उसके सांस ही थम गई और उसकी आंखों में डर छा गया, क्योंकि सामने आर्य के हाथों से खून निकल रहा था। उसकी मुट्ठियां कसती हुई थी और उसके अंदर से खतरनाक दम घुटने वाली और ठंडी हवा निकल रही थी, जिससे वहाँ पर सांस ले पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तभी आर्या ने अपनी खतरनाक लेकिन शांत आवाज में कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिटिल बन्नी को उसके नाम से बुलाने का, जो नाम मैंने उसे दिया था। तू जानता है ना मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ जो उसे इस नाम से बुलाता है। वही उसकी ऐसी खतरनाक और बेहद शांत आवाज सुन के ईशान अंदर तक सैर जाती है और वह अपनी कांपती आवाज में कहता है, सॉरी, क्षमा कर यार, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज माफ कर दे। पर आर्या तो जैसे कुछ सुनने की मूड में था नहीं। उसने अपनी खतरनाक और ठंडी आवाज में कहा, तू जानता है तुझे मेरी लिटिल बन्नी में अपने भाई बना है, इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा, पर तुझे सजा तो जरूर मिलेगी। इतना कह के वो किसी पागल की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। इस समय सच में वो किसी पागल की तरह लग रहा था, पर ईशान ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि आर्या फिर भी उसे बहुत कम सजा दे रहा है, वरना वो तो आई के लिए इतना दीवाना और पागल है कि क्या ही बताऊं। और इतना सोचते ही वो अपने ख्यालों में चला जाता है। यूएसए, एक खंडर सी जगह जहाँ बहुत अजीब सी आवाज आ रही थी। ऊपर से रात का वक्त उस जगह को और भी डरावना बना रहा था। वहाँ पर आसपास बस खून ही खून रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पानी के तालाब ना होकर खून की तालाब हो। उस जगह को देखकर कोई भी बेहोश हो जाए या फिर उसे हार्ट अटैक आ जाए। वही उस खंडर के नीचे एक रास्ता था। उस रास्ते के नीचे जाने के लिए एक बहुत बड़ा काले रंग का दरवाजा था। उसके अंदर बहुत सारे काले रंग के कपड़े पहने, हाथों में हाई लेवल टेक्निक की बंदूक पकड़े खड़े थे। वो सब हट्टे कट्टे और खतरनाक दिख रहे थे। उनके लेफ्ट साइड एक बैच लगा हुआ था, जिसमें बड़े आकर्षक तरीके से हेल लिखा हुआ था। और ये सच भी था कि जिससे भी लड़ाई होती थी तो एक लोग कम से कम 20 या 25 लोगों को अकेले खत्म कर देते थे, वो भी कुछ सेकंड्स में। सच में तब ये सामने वालों को नरक के दर्शन करते थे। वही अंदर हॉल में ऐसे ही कई सारे गार्ड्स खड़े थे। वही बीचों बीच एक लड़का, जो देखने में शायद 20 या 21 साल की लग रहा था, वो बेहोश की हालत में कुर्सी पे बांधा हुआ था। उनके सामने एक 24 साल का लड़का अपने हाथों में कतर लेके उसे अपनी ठंडी एक्सप्रेशन से देख रहा था। उसने अपनी बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया, जिसे समझकर वो बॉडीगार्ड कुछ देर में अपने हाथों में खोलता हुआ गर्म पानी लेके उस लड़के के ऊपर डाल देता है, जिससे उस सुनसान जगह में एक जोरदार चीख गूंज जाती है। तभी वो 24 साल का लड़का अपनी खतरनाक और दम घुटा आवाज में कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी लिटिल बन्नी को इस नाम से बुलाने का? इस नाम से सिर्फ और सिर्फ मैं ही उसे बुला सकता हूँ और किसी को ये हक नहीं है, और तूने तो उसे बुला दिया। ये आर्या था, जो उस लड़के की ऐसी हालत देखकर सुकून महसूस कर रहा था, क्योंकि सामने वाला लड़का ने आई को लिटिल बन्नी कहकर बुलाया था। एक आइसक्रीम पार्लर में आई आइसक्रीम खा रही थी। ये लड़का उसे देखकर बस इतना बोला था, वाह, ये लिटिल बन्नी तो प्यारा और सुंदर है। और पता नहीं आर्या को कैसे पता चल गया, उसने इस लड़के की हालत खराब कर दी। इस लड़के को भी पता नहीं था कि अंजलि में बोली गई कुछ शब्द का खामियाजा उसे नरक के दर्शन करवा देगी। आर्या ने खुद उस लड़के को बहुत दिनों तक तड़पाया था और आज उसका किस्सा खत्म करने का सोचा।
उसने अपने हाथों में लिए कटर से सबसे पहले उस लड़के के मुंह और जुबान को काटा, फिर नाक, जीभ, ऐसे करके धीरे धीरे उसे तरपा तरपा के उस लड़के के सारे शरीर को काट दिया। वो सब इतना ज्यादा घिन से भरा हुआ था कि वहाँ खड़े भाभी बॉडीगार्ड्स भी उसे देख नहीं पा रहा था। उन्हें भी ये देख के उल्टियाँ हो रही थी, क्योंकि इस समय उस लड़के की बॉडी पार्ट्स और मांस हर जगह फैली हुई थी, जो सच में बहुत ही ज्यादा निर्दयपूर्ण लग रहा था। अपने सोच से बाहर आते हुए ईशान ने आर्या की तरफ देखा, जो उसे घूर कर देख रहा था। ईशान शक पका गया। सच में आर्या ने उस लड़के को इतनी घिनौनी तरीके से मौत दी थी, सिर्फ आई को लिटिल बनने से बुलाने पे। तभी एक जोरदार आवाज गूंज जाती है, जिससे ईशान डर से घबरा जाती है। इतनी जोरदार आवाज सुन के ईशान तो डर से कांप गई और कूदते हुए 2 कदम पीछे चला गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि आज तो उसे हार्ट अटैक आ जाएगा, जिस तरह से आर्या उसे घूर रहा था। ये आवाज आर्या की थी, जो बेहद ठंडी और खतरनाक तरीके से ईशान से किसी सनक भरी आवाज में बोलता है, तू तो जानता है ना मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे और उसके बीच कोई आए, यहाँ तक कि मेरा दिया गया नाम भी कोई उसे अपने मुंह से बुलाए। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। फिर तूने कैसे उसका नाम अपने सरेह मुंह से लिया? उसकी इतनी खतरनाक और ठंडी आवाज़ सुन के ईशान थर थर काँपते हुए आर्या से बोलते हैं, सॉरी भाई, माफ़ कर दे मुझे यार, मैं उसे इस नाम से सिर्फ तुझे चिढ़ाने के लिए बोल रहा था। मेरा कोई इरादा नहीं था उसको उस नाम से बुलाने का। तभी आर्या गुस्से में चिल्लाकर अपने हाथों की मुट्ठी बांधते हुए गुर्राते हुए कहता है, क्या मेरी लिटिल बन्नी तेरे लिए मजाक है? पहले तो मैंने सोचा था कि तुझे ज्यादा बड़ी सजा नहीं दूंगा, पर अब मैंने निर्णय कर लिया। उसके बाद सुनकर ईशान जैसे सुनने पड़ गया। वो तो जानते ही था कि आर्या की सजा किसी नर्क से कम नहीं थी। वो अपनी सहमी आंखों से आर्या की तरफ देखकर परेशान होते हुए कहता है, सॉरी भाई, प्लीज माफ कर दे। आज पता नहीं मेरे मुंह से कैसी इतनी बड़ी बात निकल गई। मैं तो तेरा सबसे अच्छा दोस्त हूं ना, कृपया मुझे माफ कर दे मेरे भाई। आर्या ने ईशान की तरफ देखते हुए अपनी ठंडी आवाज में कहा, बेस्ट फ्रेंड है इसलिए सिर्फ सजा दूंगा, नहीं तो तू तो जानता है ना मैं बाकी लोगों के साथ क्या करता हूँ। इतना बोल आर्या एक डेविल स्माइल उसे पास कर देता है और उसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और भयानक लग रहा था। फिर भी उसकी हैंडसमनेस में कोई कमी नहीं आई। आर्या ने अपनी सजा सुनाते हुए अपनी गंभीर आवाज में कहा, तुम 1 महीने के लिए अफ्रीका जा रही हो, वो भी हेलविला में। हेलविला का नाम सुनते ही ईशान की बॉडी जम गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके ऊपर खोलता हुआ तेल फेंक दिया हो। इस समय उसके माथे से पसीना आ रहा था, उसकी बॉडी कांप रही थी। वो ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो पा रहा था और वही गिर गया। पर आर्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वापस अपने काम में लग गया। उसके हाथों से अब खून निकलना बंद हो गया था। ईशान को पता था हेलविला मतलब किसी नर्क से कम नहीं। वहाँ का नाम ही उसकी हैवीनेस के लिए जाना जाता है। वहाँ लोगों को ऐसे ऐसे तरीके से टॉर्चर किया जाता है कि लोगों की रूह कांप जाती है। वहाँ जीना मतलब अपने जीती जिंदगी में नर्क से बदतर जिंदगी पाना। ईशान जानता था कि आर्या आई के लिए कितना ज्यादा पागल और सनकी था। आई के लिए उसने 10 साल की उम्र से ही काम शुरू कर दिया था, ताकि वो आई को इस क्रूर दुनिया में सबसे रक्षा कर सके। फिलहाल उसने इन सब बातों को एक तरफ किया और आर्या की तरफ उसे मनाने के लिए उसकी तरफ देखते हुए कुछ कहना चाहा, पर आर्या के भाविन चेहरे को देखकर उससे कुछ बोला नहीं गया। तब तक कुछ बॉडीगार्ड आकर उसे उठा कर ले जाता है। उसके जाते ही आर्या अपने दोनों हाथ अपने सर के पीछे लगाते हुए सोफे पर लीन होते हुए अपने सनके भरी आवाज में खुद से कहता है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो मेरा सब कुछ है और कोई उसे देखे या उसके नाम से बुलाए जो नाम मैंने दिया हो, और कोई मेरे बनाए गए नियम के खिलाफ जाए, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर वो चाहे मेरे या मेरी लिटिल बनने के कितने ही करीब क्यों ना हो, उसे सजा तो मिलेगी। इतना बोल वो पागल की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी एक एक शब्द उसके जुनून को बताया जा रहा था। वही दूसरी तरफ मल्होत्रा भिला गार्डन, आही और कुछ बच्चे जो 15 या 16 साल के थे, वो सब एक साथ फुटबॉल खेल रहे थे। वहाँ कुल मिलाकर 7 से 8 बच्चे थे। आई को लेकर आई को फुटबॉल खेलने समय उसके बाल हवा में लहरा रहा था। उसके होठों पर उसकी प्यारी और मनमोहक हंसी, उसके गलों पर पड़ता डिम्पल, उसकी खूबसूरती और क्यूटनेस पर 4 चांद लगा रही थी। तभी उसने एक किक मारा और वो फुटबॉल उड़ते हुए सीधा भिला के कांच को तोड़ते हुए उसके अंदर चला गया और एक जोरदार चीख आवाज उस घर से आई।
वो आवाज़ कुछ ऐसी थी, क्यूटी। ये जगह ऐसी जगह थी जो बहुत ही शानदार और शाही थी। यहाँ दुनिया और एशिया की टॉप 10 कंपनियों के अमीर परिवार रहते थे, जिसमें राठौर परिवार पहले नंबर पर थे और मल्होत्रा परिवार दूसरे नंबर पर। ये आवाज़ मीरा सिंघानिया की थी, यानी ईशान सिंघानिया की माँ। जी हाँ, आई ने उस फुटबॉल को ईशान के घर पे मारा था। वही इतनी जोर आवाज़ सुन के और सारे बच्चे उसकी तरफ देखता है, पर उसके चेहरे पर डर और घबराहट नहीं थी। वो तो एक दूसरे को देख के एक शरारती मुस्कान करते हुए उस विला के अंदर चला गया। अंदर जाते ही मीरा जी अपनी गंभीर आवाज़ में बस यही कहती है, क्यूटी, तुम दिन ब दिन और ज़्यादा शरारती होती जा रही हो। इतना कहते ही वो घूर के सबको देखती है। तभी आई अपनी मासूमियत भरी आवाज़ में और मासूमियत से कहती है, मीरा माँ, क्या आप अपनी क्यूटी को इस तरह से डांटोगी? इतना बोल आई पाउट कर लेती है। वही उसकी इतनी मासूमियत देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। फिर ये तो आई की प्यारी मीरा माँ थी, जो जब से आई उनसे मिली थी तब से आई उनके दिल में बस गई थी। और आई की मासूमियत से भरी बातें और उसकी होठों का पाउडर बनाता देख वो एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए प्यार से कहती है, क्यूटी बच्चा, अब कब अपनी शरारती छोड़ोगी? तो आई अपनी होठों को थोड़ा चिढ़ाने के लिए मोड़ते हुए बोली, मीरा माँ, आई शरारती नहीं होगी तो आई की जिंदगी में मज़ा नहीं आएगा। और वैसे भी मैंने आपको देखने के लिए आपके इधर किक मारा। इतना बोल वो अपने आयुन करते हुए मीरा के हाथों से फुटबॉल लेते हुए सब वहाँ से चला गया। वही मीरा जी उनकी हरकत देखकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई और वो खुद भी आई की इतनी प्यारी एक्सप्रेशन सुन के हंसने लगी। वो हंसी रही थी कि किसी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ, आज फिर से उसने आपको परेशान किया? क्या आप अपना गुस्सा दिखा नहीं पाए? इतना बोल उसके हंसने की आवाज़ आने लगती है, जो उनका मजाक उड़ा रहे थे। मीरा जी गुस्से में चिढ़ते हुए बोलती है, क्या है जी आपको, अब हंस क्यों रहे हो? मीरा जी के पति और ईशान के पिता का नाम मानव था। मानव जी परेशान होते हुए कहते हैं, यही कि आप हमेशा क्यूटी कह के इतनी तेज गुस्से हो जाती है और जब भी वो आपके सामने आती है तो आपका सारा गुस्सा गायब हो जाता है। उसकी बातें सुनकर मीरा जी ने खोए हुए अंदाज में कहा, हाँ, आप तो जानते ही है, हमारी एक ही बेटी है जो बड़ी है आई से, पर ईशान से छोटी है। और आपको तो एक बेटी चाहिए था ना, तो मुझे वही मेरी दूसरी बेटी आई में देखती है, तो मैं उस पर गुस्सा कैसे कर सकती हूँ? वही उनकी बातें सुनकर मानव जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ, आपने सही कहा, आई बेटा तो हमारी दूसरी बेटी है। मानव सिंघानिया इंडस्ट्री के मालिक, जो जल्द ही ईशान के नाम पर करने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। ये सख्त स्वभाव के हैं, पर अपनी बड़ी बेटी और दूसरी बेटी आई के लिए हमेशा हंसते रहते हैं। नहीं तो ये बहुत खतरनाक है। मीरा सिंघानिया ये बहुत दयालु है। ये अपने तीनों बच्चों से बहुत प्यार करती है। उन तीनों में सबसे ज़्यादा आई से प्यार करती है। रात के 1 बजे आर्या का केविन ईशान को हेलभिला भेज दिया गया था। अब वहाँ उसके साथ क्या होता है वो तो उसके आने के बाद पता चलेगा कि उसके साथ क्या होता है। आर्या को काम करते करते रात के 1 बज गए थे। वो हमेशा ऐसे ही रात तक काम करता रहता है और दिन में भी जल्दी उठ जाता है। आर्या ने अपनी घड़ी में समय देखा, फिर अपने लैपटॉप को बंद करके अपने केबिन से बाहर निकल जाता है। अपने ऑफिस से पार्किंग की ओर जाता है। वहाँ कम से कम 100 गार्ड हाथों में गन लिए हुए किसी रोबोट की तरह खड़े थे। आर्या के आते ही वो सब अपना सर झुका लेता है और एक बॉडीगार्ड जल्दी से वहाँ मौजूद 20 से 25 कारों के काफिले में बीच वाली कार को पिछली सीट की दरवाजा खोलती है। तो आर्या अपनी ठंडी और गंभीर आवाज में कहता है, तुम सबको मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अकेले जाना है। इतना बोल वो अपनी कार में बैठ जाता है, जो बुगटी थी। बुगटी आई के पसंदीदा कार थी, इसलिए वो हमेशा बुगटी प्रेफर करता है। उसके अकेले जाने के बाद सुनकर उसके बॉडीगार्ड हिचकिचा रहे थे उसे अकेले जाने देने में, लेकिन वो आर्या के सामने कुछ नहीं कहने की हिम्मत रखती और वो आर्या को अकेले जाने भी नहीं दे सकते, क्योंकि जितना बड़ा नाम उतने ही दुश्मन। और आर्या सिर्फ एशिया की नहीं, पूरी दुनिया में नंबर 1 पे था। जो जाहिर सी बात थी, उसके दुश्मन कोई मौका देखकर उसे रास्ते से हटा सकते हैं। आर्या ने जब देखा कि उसके बॉडीगार्ड्स अभी भी खड़े थे, तो उसने अपनी मुट्ठी कसते हुए अपनी खतरनाक आवाज में सबसे कहता है, क्या तुम लोगों को मेरी बात सुनाई नहीं देता है या फिर समझ नहीं आई? कहो तो पहले तुमसे निपट के जाता हो। उसने इतना ही कहा था कि सारे बॉडीगार्ड्स फ्लैश की स्पीड से वहाँ पर साइड हो जाता है। ये देख के आर्या
अपने होठे के कोने तिरछा मुस्कुरा जाता है। उसे लोगों को अपने सामने ऐसा देखना सुकून देता था। आर्या अपनी कार में बैठ जाता है और ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। पैसेंजर सीट पे आर्या का सबसे भरोसेमंद और विश्वास बॉडीगार्ड राखा बैठे था। वो हमेशा आर्या के साथ रहता था और आर्या भी सिर्फ उसे ही लेके जाता था अपने साथ। आर्या की गाड़ी जैसी राठौर विला की तरफ मुड़ती है वैसे ही आर्या अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, राठौर नहीं, मल्होत्रा हाउस चलो, वो भी बिना शोर किए। आर्या की बातें सुन के राका को कोई फर्क नहीं पड़ता है। शायद वो जानता नहीं था, पर उसने ऐसे उम्मीद किया था उसके बॉस से। वही ड्राइवर हैरानी से मुंह खुल जाती है। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई अजूबा चीज सुन लिया हो। तब उसे खुद पे किसी की घूरने की नजर महसूस होता है, तो उसने उस दिशा में देखा तो राका उसे अपनी जलती निगाह से देख रहा था, जिसे देख ड्राइवर डर से कांप जाते हैं और जल्दी से उसने अपने रिएक्शन चेंज कर और मल्होत्रा हाउस की तरफ मोड़ दिया। राठौर विला और मल्होत्रा हाउस के बीच कम से कम 15 से 20 मिनट की दूरी थी, वो भी पैदल। गाड़ी से तो 5 या 10 मिनट लगता है। मल्होत्रा हाउस पहुंचने के बाद आर्या ड्राइवर और राका को वहां से जाने को बोल खुद अंदर की तरफ चला गया। अंदर जाने के बाद ड्राइवर राका से हिचकिचाते हुए पूछता है, सर, ये बॉस को क्या हुआ? आज ये पहली बार है जब बॉस कहीं और गई हो खुद के घर छोड़कर। असल में ये ड्राइवर नया था, उसे पता नहीं था आई के बारे में। नहीं तो आर्या के अधिकृत ड्राइवर और बॉडीगार्ड्स को पता था आई के बारे में। राका अपनी गंभीर आवाज में कहता है, ये लेडी बॉस का घर है, अब चलो, मैंने खुश को मैसेज कर दिया है, वो गेट खोल देगा। इतना बोल वो दोनों वहां से चला गया। वही कुश सिक्योरिटी हेड जिसे आर्या ने आई के लिए रखा था, इनके बारे में आगे पता चलेगा। आर्या सीधे अंदर जाता है क्योंकि राका ने पहले से मैसेज कर दिया था कुश को। आर्या अंदर जाता है तो देखता है कुश अपना सर झुका लेता है और वहां पर खड़ा है। आर्या उसे अनदेखा करते हुए सीधा आई के कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी लिटिल बन्नी किसी स्लीपिंग ब्यूटी की तरह बिस्तर पर आराम से सो रही थी। खिड़की से आता हुआ चांद की रोशनी सीधा उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी चेहरा और भी चमक रहा था। आर्या उसे देख के बेहद ही मनमोहक मुस्कान करता है। उसकी मुस्कुराहट देख कोई भी घायल हो जाए, जैसे कि मैं। इस वक्त वो कोई मनमोहक और सुंदर पेंटिंग की तरह वैसे ही सुंदर लग रहा था। आर्या बेड के पास जाता है और आई को प्यार से निहारने लगता है। आई ने पूरे दिन में क्या किया उसे सब पता था। फिर वो भले ही आई के लिए कितना ही ऑब्सेर्व और पॉजिटिव क्यों ना हो, वो आई की जिंदगी में तब तक दखल नहीं देगा जब तक बात हाथ से निकल न जाए। उसकी मानना ये था कि वो आई से भले ही बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन आई को खुल के जीने की पूरे हक है। वो जैसे चाहे वैसे रह सकती है। आर्या ने आई के चमकते चेहरे को देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने बिस्तर पर बैठ आई की तरफ झुकते हुए उसके मुलायम और गुलाबी होठों पर अपने सख्त होठ रख देता है और उसे डीपली किस करने लगता है। पूरे 25 मिनट बाद उसने आई के होठों पर धीरे से काटते हुए उसे आज़ाद कर दिया। पर आई को तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो वैसे ही घोड़े बेच के अपनी खूबसूरत नींद की आनंद ले रही थी। वही उसे ऐसे देख के आर्या को कोई हैरानी नहीं हुई, जैसे वो पहले से जानता हो। ये सच है कि आई का सोना, खाना और मस्ती करना बहुत पसंद था। अगर उसे कोई इस टाइम में डिस्टर्ब करता तो वो सब कुछ सर पर उठा लेती थी। आर्या ने आई के माथे पे एक डीप स्मूथ करके बाथरूम की तरफ चला जाता है। उसने कुछ को पहले से ही मैसेज कर दिया था। राका को ये बात पता नहीं था, पर आर्या ने जिन भी लोगों को आई के साथ रखा था वो उनसे खुद ही उसका अपडेट लेता है। आर्या के कपड़े पहले ही कुछ ने बाथरूम में रखवा दिया था, वो भी ऐसे कि किसी को पता न चले। शायद इसलिए वो आई का सीक्रेट हेड था। आर्या फ्रेश होकर आता है। उसने शावर लिया था जिससे उसके बाल अभी गीला था। वो उसके माथे पे बिखरे हुए थे, जिसमें वो बहुत ही क्यूट लग रहा था। उसने सिर्फ एक ब्लैक ट्राउजर पहना था। वो इस समय बेहद हॉट और सेक्सी लग रहा था। उसकी मस्कुलर बॉडी, उसकी 8 पैक एग्स और वो सेफ बॉडी कमल लग रही थी। वो अपने बालों को सुखाने के बाद बेड पर आई के बगल में जाकर लेट जाता है और आई को अपने ऊपर खींच लेता है और उसे अपने सीने से लगा के अपनी आंखें सुकून से बंद कर लेती है। उसे आई के इतने पास होने से सुकून मिल रहा था। उसे आई के इतने पास होने से इतना सुकून मिल रहा था कि क्या ही कहे, और वो अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। वैसे तो उसे जल्दी नींद नहीं आती, पर आई के पास सोने से उसे हमेशा जल्दी और सुकून से नींद आती थी। आई का क्या रिएक्शन होगा सुबह उठने के बाद आर्या को देख के?
आगे जानने के लिए सुनते रहिए मॉन्स्टर्स क्यूट एंड नॉटी वाइफ। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।